हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी दोस्तों, तो आज की कक्षा में सुस्वागतम आपका। सर, जिन लोगों को नहीं पता मैं आपको बता दूं, आईसीआई का जो एक्चुअल मार्किंग पैटर्न होता है, जो आईसीआई का मॉडल सॉल्यूशन होता है, वो अलग होता है सजेस्टेड आंसर से। हाँ जी, मतलब सर, जो आईसीआई एक तो अपना जो रिलीज करती है पूरी वेबसाइट पे, जो भी पास पेपर हो आपने देखोगे, तो उनका एक सजेस्टेड आंसर रिलीज करती है, सजेस्टेड आंसर रिलीज करती है। वो अलग होता है मॉडल सॉल्यूशन से। सर, मॉडल सॉल्यूशन, सर ये क्या बला है? हाँ जी, ये बड़ी 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 दिक्कत वाली बला है कि सर सजेस्टेड आंसर जो होता है ना, वो स्टूडेंट्स के लिए होता है, पर जो मॉडल सॉल्यूशन होता है आईसीआई, ये देती है एग्जामिनर को। एग्जामिनर मींस जो पेपर इवेल्युएट करते हैं, आपकी नोटबुक्स चेक करते हैं, तो ये मॉडल सॉल्यूशन आईसीआई उनको देती है। तो सर, दोनों में आंसर अलग होते हैं। आंसर का क्रक्स जो होता है ना, वो सेम होता है, पर उसके अंदर मॉडल सॉल्यूशन में पूरी गाइडलाइन होती है कि क्या कीवर्ड लिखेगा बंदा, तो कब उसको मार्क्स कितने देने, इस कीवर्ड के कितने मार्क्स है, इस पैराग्राफ के कितने मार्क्स है, वो सब मार्क्स है। वो आईसीआई जनरली रिलीज नहीं करती है। आईसीआई बहुत ही गंदा गेम खेलती है। तो सर, आज अपन वही डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो के अंदर अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे? सर, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि आईसीआई एक्चुअल में मार्क्स कैसे एलोकेट करती है, आईसीआई का मॉडल सॉल्यूशन। थ्योरी सब्जेक्ट के लिए पहले अपन डिस्कस करेंगे, फिर अपन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए डिस्कस करेंगे, फिर कुछ सर्टिफाइड नोटबुक्स कंपेयर करेंगे कि आपको आंसर प्रेजेंट असली में कैसे करके आना है। सर्टिफाइड नोटबुक कंपेयर करेंगे। एक किसी बच्चे को 10 क्वेश्चन के 10 में से 10 नंबर मिले, एक को केवल 3 नंबर मिले, तो ऐसा क्यों? वो सर्टिफाइड नोटबुक्स कंपेयर करेंगे। ठीक है, शायद वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट आई कैन गारंटी यू बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगी। अब ये देखो सर ना, मैं आपको आईसीआई का मॉडल सॉल्यूशन आपके सामने लेके आया हूँ। हाँ जी, जो वो एग्जामिनर को देती है, पर क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होता है, तो मैं आपको पूरा आईसीआई का वो मॉडल सॉल्यूशन ऐसे नहीं दूंगा। वो मैं आपको, मैंने मेरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, मेरे खुद के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, और वो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, वो मैं आपको दे दूंगा, मेरे खुद के फॉर्मेट में मैंने कन्वर्ट करा है। ठीक है, तो ये नहीं कि तुम क्योंकि वो यार वो कॉन्फिडेंशियल होता है, वो मैं शेयर नहीं कर सकता पूरा, कि जो एग्जैक्ट मॉडल सॉल्यूशन वो दे दिया। सर, आपको कहाँ से मिला? मिल जाता है, अगर तुमको भी मिल जाएगा, अगर तुमको चाहिए हो तो। तुम्हारे यहाँ पे बहुत, तुम्हारी सिटी में बहुत सारे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, उसमें से बहुत से ना आईसीआई की नोटबुक्स चेक करते हैं। जितने भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैक्सिमम उनमें से आईसीआई की नोटबुक्स चेक करते हैं। उनसे उठा सकते हो, मैंने उधर से उठाया है, ठीक है ना, उधर से कबाड़ा है। तो ठीक है, पर वो मैं तुमको डायरेक्ट शेयर नहीं कर सकता। उस वाले को मैंने मेरे वाले फॉर्मेट में जमा दिया है, बट ट्रस्ट मी वो वही है। फिर कुछ की पॉइंट के एग्जाम को हैक्स मैं आपको बताऊंगा, स्टेप वाइज मार्किंग बताऊंगा, और कुछ पेजेस जो आईसीआई ने गलती से रिलीज कर दिए थे वो भी बता दूंगा। चलो, तो सर ये अपने कुछ टिप्स हैं, ये बाद में पढ़े। सर, ये क्या टिप्स है, मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। पहले अपन थ्योरी सब्जेक्ट की बात करते हैं। थोड़ा सा जल्दी खींचूंगा, ये पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी, ठीक है ना, ये पीडीएफ मैं आपको शेयर करवा दूंगा। सर, अब जैसे कभी भी थ्योरी सब्जेक्ट हो, थ्योरी का कोई क्वेश्चन हो, तो अब जैसे ना, ये क्वेश्चन है एक ऑडिट का, फ्लो चार्ट टेक्निक ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है ना। तो जब भी थ्योरी है, तो जो सॉल्यूशन आईसीआई ने दिया था ना हमने सजेस्टेड आंसर में, सजेस्टेड आंसर में वो तुमको कुछ ऐसा दिख रहा होगा। सजेस्टेड आंसर में तुमको वो ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये ऐसा सेक्शन। तो ये, पर मैं तुमको तो मॉडल सॉल्यूशन में वो कैसा दिख रहा था, आईसीआई का जो मॉडल सॉल्यूशन है ना, उसके अंदर वो ऐसा दिख रहा था। आईसीआई का मॉडल आंसर जो एग्जामिनर को मिला था अब ये देखो कितने का था, कितने मार्क्स का क्वेश्चन था ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो अब ये देखो, पता है मॉडल सॉल्यूशन में उनको कैसे मिलता है? अपन को तो ऐसा आंसर देती है आईसीआई की सजेस्टेड आंसर में कि ऐसा ऐसा है। अब मॉडल सॉल्यूशन होता है ऐसा, एक तो सबके कीवर्ड उनको हाईलाइट करके दिए जाते हैं। ये देखो, ये कीवर्ड्स हाईलाइट करे हुए हैं। यहाँ पर तुमको क्या भी है, यहाँ पे देखो, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ टाइप दे दिया थोड़ा बहुत, कि हाँ ये सब पैराग्राफ करके दे दिया। वहाँ पर उनको थोड़ा बहुत चीज़ें तोड़ के दी जाती है। ये देखो, ये पूरा पैराग्राफ है, अब उसको ये देखो, उस पैराग्राफ को इन्होंने पॉइंट में थोड़ा थोड़ा तोड़ा है। तो अगर बच्चे ने ये कीवर्ड मिला तो उसको ये 1 मार्क्स मिलेगा। हाँ, ऐसे ही साइड में लिखा हुआ होता है उनके मॉडल सॉल्यूशन में, ये वही है, तो मान के चलो ये वही है, बस मैंने मेरे फॉर्मेट पर डाल दिया है बस। तो अगर तुमने ये पॉइंट लिख दिया तो ये, मतलब बाकी की लैंग्वेज तुम तुम्हारे मन से लिख दोगे चलेगा, पर अगर मेन ये लिख दिया कीवर्ड, तो इसका 1 मार्क्स। तुमने अगर ये लिख दिया तो इसका 1 मार्क्स, तुमने इसका ये वर्ड लिख दिया तो इसका 1 मार्क्स, ये लिख दिया तो 1 मार्क्स, ये लिख दिया तो 1 मार्क्स। हाँ जी, तो वहां पर पूरा वर्ड उनको हाईलाइटेड होते हैं थोड़ा टुकड़ों में। तभी मैं बोलता हूँ हम क्या, कभी भी आंसर तुम इस तरह से पैराग्राफ फॉर्म में मत लिख के आया करो। तभी मैं बोलता हूँ थोड़ा पॉइंटर फॉर्म में तोड़ के आया करो, क्योंकि आईसीआई का मॉडल सॉल्यूशन भी पॉइंटर फॉर्म में तोड़ा हुआ होता है। तो पहला पॉइंट तुम नोट करते जाओ, पहला पॉइंट आंसर हमेशा तोड़ के लिखना है पॉइंटर फॉर्मेट में, पैराग्राफ में नहीं लिखना है। याद से ध्यान रखना, चाहे आईसीआई ने मॉड्यूल में पैराग्राफ में लिखा है, पर तुम आंसर में थोड़ा तोड़ तोड़ के आओ, ठीक है ना। और कीवर्ड को हमेशा हाईलाइट करना है। हाईलाइट कैसे करोगे, तुम बोल्ड नहीं कर सकते। अभी देखो ये, तो उसके पास देखो, समझो उसके पास 200 से, एक बंदे के पास 500 से 600 कॉपीज होती है।
उसके पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारी हर एक चीज पढ़ेगा, जेन्युइनली नहीं होता। उसको वो क्या करता है, ये सजेस्टेड आंसर है, ये तुम्हारी कॉपी है, अगर ये हाथों हाथ फटाफट फटाफट देखेगा ये मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, नहीं हो रहा तो वो ढूंढने नहीं जाएगा कि इसने कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, ना 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 ना। पूरी कोशिश ऐसा करो जैसा सजेस्टेड आंसर है वैसा प्रेजेंट करने की कोशिश करो। तो तुम उसको कीवर्ड हाईलाइट खुद करके दे दो, उस कीवर्ड पे गोला मार दो, या फिर डबल अंडरलाइन कर दो, या फिर डबल अंडरलाइन कर दो कि ये लाइक ये है, डबल अंडरलाइन कर दो, ताकि जैसे ही तुम्हारी डबल अंडरलाइन वाली चीज उसके कीवर्ड से मैच हुई उसके वाले पेपर से, तुमको हाथों हाथ 1 मार्क्स इसका मिलेगा, 1 इसका मिलेगा, 1 इसका मिलेगा, वो ऐसे चेक होती है उसकी नोट। ठीक है, अब ये देखो ये ऐसे 1 1 1 1 1। तो अब यहाँ पर देखो 1 मार्क्स फॉर एनी 2 ऑफ द पॉइंट बिलो, वहाँ पर उनको इंस्ट्रक्शन मिला था कि 1 मार्क्स कोई भी किसी भी 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट लिख दिए बच्चे ने तो 1 मार्क्स दे देना। ठीक है ना, इनमें से कोई 1 2 लिख दिए, इनमें से कोई 1 2 मिले तो उसको 1 मार्क्स मिल जाएगा, मतलब एनी ऑफ द 2 पॉइंट बिलो। तो सर अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो सर 8 मार्क्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मार्क्स हो गए, सॉरी हाँ 7 मार्क्स हो गए ना। तो सर क्वेश्चन तो केवल 6 मार्क्स का था। हाँ तो वही बोल रहा हूँ कि अब वहाँ पर क्या हुआ, उनको बस उनको ये इंस्ट्रक्शन थे कि हर एक पॉइंट का 1 1 मार्क्स है। अब हो सकता है कोई बच्चा ये पॉइंट ना लिखे तो ठीक है, मतलब मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन तो 6 मार्क्स तक ही है। अगर बच्चे ने कोई भी 6 पॉइंट लिख दिए जहाँ जहाँ ICAI ने मार्क्स मिल रहे हैं तो उसको 6 मार्क्स मिल जाएंगे, कोई भी 6 पॉइंट, इनमें से कोई भी 6 पॉइंट लिख दिए तो उसको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। तो पहला ध्यान रखना, हमेशा हाईलाइट करके आना कीवर्ड, क्योंकि उन लोगों को जो मॉडल सॉल्यूशन मिलता है उसमें हाईलाइटेड होता है कीवर्ड और पॉइंटर फॉर्म में टूटे हुए होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। तुम अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा, किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, उससे कोशिश करो निकलाने की, दे दे तो देख लेना। मैंने तो बड़ी मुश्किल से निकलवाई थी मैंने तो यार। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। तो अब ये देखो, अब सेम जैसे अब ये क्वेश्चन है, अब तुम्हारे अभी कंपनी तक तो है नहीं, अब मैं हटा देता हूँ कंपनी से वाला क्वेश्चन तो, ठीक है ना। पर अब तुम देखोगे तो यही है कि मतलब एक बार मैं, ठीक है मैं एक बार तुमको बता देता हूँ कि कैसे होता है, तुमको आइडिया लगेगा। अभी सजेस्टेड आंसर में ऐसा दिया हुआ था, कंपनी तक का क्वेश्चन है कोई सेक्शन, अब तो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तो वहाँ पर देखो उसको दिया हुआ था, उसको एग्जामिनर को इंस्ट्रक्शन था ऐसा कि अगर उस बच्चे ने पहले पूरा का पूरा सेक्शन समझाया है तो 1 मार्क्स मिलेगा उसको इस सेक्शन को समझाने का, 1 मार्क्स मिलेगा सेक्शन को समझाने का। फिर उसके बाद अब जो भी उसके कंक्लूजन थे, कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2, कंक्लूजन 3, उनके 1 1 1 1 मार्क्स ऐसे मिलेगा। कुछ बच्चे क्या होते हैं, पॉइंट, अब थर्ड पॉइंट याद करना, पहला पॉइंट अपन ने क्या नोट करा, पॉइंटर फॉर्म में तोड़ के आना, सेकंड पॉइंट अपन ने क्या नोट करा, हाईलाइट करके आना आंसर, थर्ड पॉइंट नोट करो। कभी भी डायरेक्ट आंसर मत लिख के आ जाना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने डायरेक्ट ये आंसर कि क्वेश्चन जो भी पूछा लेट से कि क्वेश्चन पूछा कि वो ये कर सकता है क्या, फलाना लिखा, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट आंसर में लिख के आ जाते हैं। ये देखो डायरेक्ट आंसर में वो लिख के आ जाएंगे कि हाँ भाई यहाँ पर वो डिस्क्वालीफाई है, यहाँ पे क्वालिफाई है, यहाँ पर क्या है, वो आंसर लिख के आ जाएंगे। तो डायरेक्ट वो लिख के आए तो तुमको 1 1 1 मार्क्स मिला, पर तुम्हारा इसका 1 मार्क्स छूट जाएगा। तुमको सेक्शन भी हमेशा एक्सप्लेन करके आने। पॉइंट नंबर 3 नोट करो, कहीं पे लिखते जाओ कि तुमको सेक्शन भी हमेशा नोट करने हैं। मतलब सेक्शन या फिर कोई भी ऐसा क्लोज है, जैसे प्रोफेशनल एथिक्स है उसका क्लोज है तो क्लोज भी आज से लिखना है। डायरेक्ट ये नहीं कि तुम एक्सप्लेनेशन और कंक्लूजन दे के आ गए, हमेशा उस सेक्शन के भी 1 या 2 मार्क्स मिलेंगे। मतलब ऐसे ही चेंज करती रहती है, कभी 1 मार्क्स मिलेगा, कभी 2 मार्क्स मिलेगा इसका, वो ऐसे ही चेंज करती रहती। ठीक है, वो हमेशा लिखना है। तो मैंने ये लिखा है कि पहले सबसे पहले रिलेवेंट, अब ये देखो मैं कमेंट लिख दिया कि पहले हमेशा सेक्शन लिखना रिलेवेंट एक्ट का, फिर उसके बाद कोरिलेट करना कि जो ऊपर वाला सेक्शन है उसको कोरिलेट करना तुम्हारे आंसर से, जो भी केस सिनेरियो, मतलब जो भी क्वेश्चन है ना, गिवन केस में कुछ क्वेश्चन होगा तो इस सेक्शन को तुम्हारे गिवन केस का जो क्वेश्चन है उसको कोरिलेट करके कुछ एनालिसिस लिखो, एनालिसिस और गिवन केस लिख दो, फिर उसके बाद तुम्हारे कंक्लूजन्स पे आना। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना हमेशा। उसके बाद प्रोफेशनल एथिक्स का जो क्वेश्चन है सर, अब ये प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन है। कुछ बच्चे क्या करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स में डायरेक्ट कंक्लूजन लिख के आ जाते हैं कि CX इज गिल्टी और नॉट गिल्टी एज पर वॉट एवर द एक्ट, वो लिख के आ जाते हैं। तो भाई ये देखो इसका 1 या 2 मार्क्स, मतलब क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है हमेशा, उनको होता है कि हमेशा उनको तुमको फिर 1 या 2 मार्क्स ही मिलेगा। अब ये देखो तुमको सबसे पहले क्लोज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सबसे पहले क्लोज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कौन से क्लोज को, एज पर द क्लोज 10, पहले क्लोज क्या बोलता है, वो क्लोज शेड्यूल, वो उसके 1 या 2 मार्क्स मिलेंगे। मतलब वो डिफर होगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ICAI जो भी देगा। तो सबसे पहले क्लोज लिखना है, उसके बाद 1 2 मार्क्स इसके मिले, फिर अब 4 मार्क्स किसके मिल रहे, तुमको पूरा केस समझाने के, एनालिसिस के 4 मार्क्स मिल रहे हैं पूरा केस एनालाइज करने का। एनालाइज क्या होता है सर, जो भी गिवन वाला ये वाला था क्लोज, उसको इस क्वेश्चन से लिंक करने की कि क्वेश्चन ने क्या क्या बोला है और एक्ट क्या क्या बोलता है, कि क्वेश्चन ऐसा ऐसा बोल रहा है और इस हिसाब से हमारा क्लोज 8 क्लोज 10 ये बोलता है, तो इस हिसाब से ऐसा 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 होना चाहिए, कोई भी गाइडलाइन है तो वो सब समझो, पूरा एनालिसिस करो और गिवन जो क्वेश्चन है वो छाप दो इधर ही। तो उसके 4 मार्क्स मिल रहे हैं।
तो तुम देखो 4 मार्क्स ये, एक 2 मार्क्स ये, तुम 5 मार्क्स तो यूँ ही छोड़ रहे हो, मतलब 4-5 मार्क्स तो यूँ ही छोड़ रहे हो, और ये तुम केवल 1 मार्क्स लेके जा रहे हो। मतलब या तो ये 4 मार्क्स मिलते हैं या इसके 3 मार्क्स मिलते हैं, मतलब वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, ठीक है ना। 3 और 4 मार्क्स मिलते हैं जनरली। तो तुम भाई साहब तुम केवल अगर आंसर लिख के आए कंक्लूजन, तो तुमको 1-2 मार्क्स मिलेंगे 5-6 नंबर के क्वेश्चन में, तो ये तुमको ध्यान रखना है। और बस बाकी हाँ मेन पॉइंट यही था। अब अगर कभी कोई आंसर पॉइंटर फॉर्मेट में, जहाँ पे आईसीआई ने खुद ने भी आंसर पॉइंट फॉर्म में दिया हुआ है, तो जनरली ऐसा करती है आईसीआई, बताती है उनको, ऊपर हेडिंग में दे देती है उनको, जो एग्जामिनर है उनको इंस्ट्रक्शन होता है कि 1 मार्क्स मिलेगा फॉर ईच पॉइंट। कि अगर बच्चे ने, जनरली मैंने आपको बहुत बार बोला है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको कोई भी 5 पॉइंट लिख के आ जाना, कोई भी 5 पॉइंट, सारे के सारे पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं होती। पढ़ने सारे, क्योंकि एमसीक्यू कहीं से भी आ सकता है, पर सारे पॉइंट लिखने की आपको जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। आप केवल 5 पॉइंट कोई भी लिख के आ सकते हो, ठीक है। और आपको, क्योंकि वो आप उनको इंस्ट्रक्शन होता है कि 1 मार्क्स मिलेगा ईच पॉइंट के लिए, तो अब ये देखो उनको एक तो हाईलाइटेड दी हुई होती है चीज़ें कि अगर आपने ये वर्ड्स यूज ले लिए तो आपको 1-1 मार्क्स मिलता जाएगा, 1 2 3 4 5 6। पर हाँ, जितना भी मैक्सिमम क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तो 5 कोई भी 5 पॉइंट लिखोगे 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसे तुमको ध्यान रखना। तो सर ये हो गया एक थ्योरी का ओवरव्यू। अब हाँ, बच्चे पूछेंगे सर ये वाला कहाँ से मिलेंगे, ये मैं बोल रहा हूँ नहीं, मैं तुमको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, मैं तो टेलीग्राम चैनल पे या फिर पीडब्ल्यू की ऐप पे, टेलीग्राम चैनल वगैरह पे तुमको मैं ये प्रोवाइड करा दूंगा, ऐप पे जो भी, ठीक है। तो तुम उसको और डिटेल में देख सकते हो। अब फिर अपन आते हैं प्रैक्टिकल्स पे। ये जो मैं है ये टिप्स में बाद में समझा दूंगा मेनली। अब देखो कोई अकाउंट से एफआर का क्वेश्चन है, जैसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल क्वेश्चन, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, तो इसके अंदर तुमको सीएफएस की पूरी बैलेंस शीट बनानी थी, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, बैलेंस शीट बना के आ गए। भाई साहब अब तुम देखो, पहले तो ये बैलेंस शीट है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 से 8 मार्क्स तो बैलेंस शीट के होते हैं, ठीक है। जनरली 6 से 8 मार्क्स बैलेंस शीट के होते हैं। पर अब ये देखो, वर्किंग नोट अगर तुम नहीं बना के आए तो वर्किंग नोट के मार्क्स कटेंगे। 1 मार्क्स इस वर्किंग नोट का मिलेगा, 1 मार्क्स इस वर्किंग नोट का मिलेगा, 1 मार्क्स इस वर्किंग नोट का, 1 मार्क्स इस वर्किंग नोट का। तो सर वर्किंग नोट बनाना भी इक्वल 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, इतने, तो ये देखो इतने मार्क्स तो वर्किंग नोट के मिल रहे हैं। अगर तुम पूरा बैलेंस शीट सही से भी बना के आ गए और तुमने वर्किंग नोट नहीं बनाया तो तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। ये पॉइंट नोट करो, पॉइंट नंबर 4 या 5 अपन अभी पॉइंट करें, हमेशा वर्किंग नोट्स बना के ही बना के आने। ये पॉइंट नोट करते जाओ। तुम्हारे 4 पॉइंट क्या था, 4 या 5 पॉइंट, ये जो भी, कि तुमको वर्किंग नोट हमेशा हर क्वेश्चन में बना के आने, और कोशिश करना जो आईसीआई ने अपने स्टडी मटेरियल में वर्किंग नोट बनाए वो कि वही वर्किंग नोट बनाने, क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन होता है कि ये वर्किंग नोट का 1 मार्क्स मिलेगा, ये वर्किंग नोट का 1। अब जैसे कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है तो तुमको परचेज कंसीडरेशन कितनी होगी उसका वर्किंग नोट बनाना है। भाई जरूरी नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा बना दो, बस उनको मार्क्स था कि अगर ये येलो वाला फिगर, अगर ये वाला फिगर मैच हो गया तो 1 मार्क्स दे देना। पर बस ये एक वर्किंग नोट कुछ भी बना देना और एक फाइनल आंसर मैच करा देना इस वर्किंग नोट का। अब तुमको नेटवर्थ निकालनी है तो नेटवर्थ का अगर तुमने 825 निकाल दी तो 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। सेम इसमें गुडविल का एक वर्किंग नोट बन रहा है, गुडविल निकालने का। फिर तुमको पीपी का कोई एडजस्टमेंट है, ऊपर पीपी का एडजस्टमेंट है उसका मिलेगा। पोस्ट एक्विजिशन प्री एक्विजिशन का जो अपन को रिजर्व वगैरह होते हैं वो सब, एनसीआई को कितना मिलेगा और ए लिमिटेड को कितना मिलेगा, उसके 2 मार्क्स मिलेंगे। रिटेन अर्निंग तुमको जो निकालनी, रिटेन अर्निंग का कोई ऊपर एडजस्टमेंट है उसका 1 मार्क्स मिलेगा। डेफर्ड कंसिडरेशन निकालने का 1 मार्क्स मिलेगा। तुम देखो ये वर्किंग नोट्स के भी तुमको मार्क्स मिले, जो स्टडी मटेरियल में जो एग्जैक्ट वर्किंग नोट्स है वो बना के आने की कोशिश करना। इवन तुमने पूरी बैलेंस शीट सही बना दी तो भी तुमको 6 से 8 ही मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, बाकी के मार्क्स कट जाने वाले। अब बैलेंस शीट का ध्यान रखो, बैलेंस शीट का क्या, बैलेंस शीट जब तुम बना रहे हो तो बैलेंस शीट में कैसे मार्क्स एलोकेट होते हैं। पहली बात तो मार्क्स केवल इन नंबर्स के होते हैं, जो तुमने यहाँ पे नंबर लिखे हैं। इधर तुम शॉर्ट फॉर्म लिख के आ सकते हो, पर शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखना जो सामने वाले को समझ में आए, सामने वाले को समझ में आए। जैसे तुम इसको पूरा ना लिख के पीपी लिख दोगे तो चलेगा, ठीक है ना। इसको इंटेंजिबल असेट लिख दोगे और यहाँ पे ब्रैकेट में GW लिख दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब उसको समझ में आ जाए। क्योंकि इन चीज़ों के मार्क्स नहीं है, केवल मार्क्स किसके, मार्क्स केवल इन चीज़ों के, ये जो नंबर से इनके मार्क्स हैं, उनको इंस्ट्रक्शन होता है, उन लोगों को इंस्ट्रक्शन है केवल नंबर को देख के मार्क्स देने आपको, ठीक है ना। अब बैलेंस शीट का जो भी एक एक आइटम होता है ना उस हिसाब से मार्क्स दिए जाते हैं। अगर ये सही है तो या तो 0.5 मार्क्स मिलेंगे या 1 मार्क्स मिलेगा। ये देखो 0.5 to 1 मार्क्स फॉर ईच लाइन आइटम, उनको डिस्क्राइब होता है कि अगर इसने ये सही निकाला तो 1 मार्क्स मिलेगा, ये सही निकाला 1 मार्क्स मिलेगा, ये सही मिलेगा नहीं। तो हर एक लाइन आइटम, हर एक आइटम का मार्क्स अलग से मिलता है, हर एक आइटम का मार्क्स होता है। अब वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कितना बड़ा क्वेश्चन है, किसी में 0.5 मार्क्स मिलेगा, किसी में 1 मार्क्स मिलेगा, तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कितना बड़ा क्वेश्चन था। तो हमेशा तुमको हर एक आइटम को ध्यान रखने आना है कि अगर तुमने अगर अज्यूम करो ये 2 गलत निकाल दिए पर ये 3 सही है तो इन 1 2 3 के तो मार्क्स मिलेंगे ना, ठीक है, तो ये मिलेंगे। अब कभी कभार बच्चों के साथ क्या इशू आता है, सर
कंसोलिडेशन बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि गुडविल की कैलकुलेशन वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा निकल जाती है। तो आधी बार क्या होता है, उनको पर टाइम कम होता है, क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। नहीं भाई, अब तुम्हारा हैक समझो, एग्जाम है, अब समझो। कभी तुमको लग रहा है कि तुम क्वेश्चन का टाइम बिल्कुल कम है, तुम नहीं सोल्व कर पाओगे, कुछ नहीं भाई, कंसोलिडेशन में समझो। कंसोलिडेशन अगर तुमको करना है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, गुडविल निकालने की होती है, और एक ये रिटेन अर्निंग निकालने की होती है। सबसे बड़ी दिक्कत ये रिटेन अर्निंग और गुडविल, मतलब दो की तो होती है। एक काम करो, इनको मत निकाल के आओ अगर तुम्हारा टाइम नहीं है तो बाकी अगर पीपी कैसे निकालनी होती है, पीपी कैसे निकालते हो तुम, ए प्लस बी, काम खत्म, ए की बैलेंस शीट और बी की बैलेंस शीट जोड़ देते हो, और कुछ छोटा मोटा एडजस्टमेंट तो वो कर लेते हो। वो करने में तो 1 मिनट लग रहा है। ए प्लस बी, ए प्लस इन्वेंट्री कैसे करते हो, देखो ए प्लस बी जोड़ दिया, ये कैसे निकालना है, ए प्लस बी जोड़ दिया, ये कैसे निकालना है कि दोनों की बैलेंस शीट के आइटम जोड़ दो, दोनों की बैलेंस शीट के आइटम को जोड़ के डाल दो, तुम लिख दो। तो अब तुमने कुछ नहीं करा, एक एक सेकंड का काम करा, एक एक सेकंड का, उसमें तुमको इसके मार्क्स मिल जाएंगे, इसके मार्क्स मिल जाएंगे, इसके मार्क्स मिल जाएंगे, इसके मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये मार्क्स तो कितने इजीली मिल रहे हैं तुमको। कोशिश तो ये करने की सारा ही बना के आना है, पर तुमको लग रहा है टाइम कम है, तो ठीक है, गुडविल मत निकाल के आओ, ये मत निकाल के आओ, तो बाकी के फिगर तो फटाफट से लिख के आ जाओ। जोड़ना ही तो कैलकुलेटर लेके जोड़ते हैं ना, तुमको जोड़ना है, कोई दिमाग तो लगाना नहीं है। ए प्लस बी की बैलेंस शीट दोनों को जोड़ के एक बना के आ जाओ बैलेंस शीट, काम खत्म। तो जो जो तुम्हारे आंसर सही होंगे उसके तो स्टेप वाइज मार्किंग मिल जाएगी तुमको। और वर्किंग नोट बना के आ जाओ, थोड़े बहुत वर्किंग नोट बना के आ जाओ। ये देखो कि वर्किंग नोट, परचेज कंसिडरेशन का वर्किंग नोट बना सको तो ये बना लेना। नेटवर्थ का अगर तुम, मतलब उस वक्त डिपेंड करेगा, ऐसे तो बनाने से आ रहे, पर टाइम कम है तो जो जो इजी वर्किंग नोट है वो बना के आ जाओ। गुडविल का नहीं बना सकते, ठीक है, नेटवर्थ बना के आ जाओ। परचेज कंसिडरेशन कितनी है वो तो बता सकते हो ना, पेमेंट प्लस कैश प्लस कितनी इक्विटी दी, इजीली इसका 1 मार्क्स मिल जाएगा। ऐसे एक एक करके जो जो वर्किंग नोट फटाफट दिमाग में आ रहे, पीपी का वर्किंग नोट बना के आ जाओ, ए प्लस बी बैलेंस शीट माइनस जो भी एडजस्टमेंट है वो कर लो। तो उन सबके एक एक मार्क्स तुमको मिलते जाएंगे, ऐसे फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं भाई, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग चल रही है, समझे। वर्किंग नोट हमेशा बनाना है, और हर एक चीज के स्पेसिफिक आइटम्स के मार्क्स होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चाहे कुछ नहीं आ रहा हो तो भी जितना आता है उतना बना के आओ, तो मार्क्स मिलेंगे। डन सर, ये समझ में आ गया हमको। नोट करते हैं ना जो पॉइंट बोल रहा हूँ। ये देखो, बैलेंस शीट के केवल 6 से 8 मार्क्स होते हैं, वर्किंग नोट बना के ही आने, हमेशा वर्किंग नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। और आपको ध्यान रखना है, वर्किंग नोट जो भी बनाने हैं वो वर्किंग नोट हमेशा आईसीआई के हिसाब से ही बनाने हैं, आपकी फैकल्टी के हिसाब से नहीं बनाने। वर्किंग नोट हमेशा आईसीआई के हिसाब से ही बनाने हैं। आपको बता दूं मैं चीज, जो एग्जाम कॉपी चेक करने वाले हैं वो उतने कंपिटेंट नहीं होते, माना वो चार्टेड अकाउंटेंट है, पर वो 15-15 साल पुराने चार्टेड अकाउंटेंट है, उनको कुछ याद नहीं है पढ़ाई का। उनको बस इतना पता है कि जो इधर लिखा हुआ है उनके पास मॉडल सॉल्यूशन है, वो अगर इधर से मैच हो गया एग्जैक्ट तो मार्क्स मिल जाएंगे, वरना नहीं मिलेंगे। वो अंधे, तुम ये समझ लो अंधे, उनको दिमाग चलता ही नहीं है। हाँ सही में तुम ये सोच के चलो भाई, उनको अगर इधर लिखा है वो मैच हो गया तो मिल जाएंगे, वरना नहीं है। और मैंने लिखा है कि अगर तुम लैक ऑफ टाइम हो तो, मतलब गुडविल कैपिटल जो फाइंड नहीं कर सकते, तो केवल बैलेंस शीट बना के आ जाना, दोनों कंपनी को ऐड करके। एक चीज ध्यान रखना, जब भी किसी इंडेक्स का क्वेश्चन तुम सॉल्व करो, जब भी, ये पॉइंट नोट कर लो, हमेशा 2-3 लाइन पहले उस इंडेक्स के बारे में लिख देना, एज पर इंडेक्स 110103 दिस, क्योंकि बहुत बार आईसीआई इस 1-2 लाइनों के भी 1-2 मार्क्स देती है। चाहे 1 या 2 लाइन लिखो, 3 लाइन लिखो, एग्जैक्ट लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। तुम बस 1-2 लाइन लिख दो कि एज पर इंडेक्स 110 दिस, वो कंसोलिडेशन बोलता है, 103 ये बोलता है, बस लिख के आ जाना, उसका 1-2 मार्क्स मिल जाएगा। याद रखना है, लिखना है, अब जैसे मैं बताता हूँ नीचे, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये एम्प्लॉय को जब लोन देते हैं, एम्प्लॉय को लोन देते हैं, तो अब ये देखो, तो ये सबसे पहले आईसीआई क्या करता है, आईसीआई सबसे पहले यहाँ पर इंडेक्स के बारे में लिखता है, ठीक है, यहाँ पे लिखता है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, और हालांकि हाँ इसका मार्क्स नहीं दिया, यहाँ पर आईसीआई ने इसका मार्क्स नहीं दिया, इसके लिए मार्क्स एलोकेट नहीं करे, ठीक है। ये क्योंकि आईसीआई की मार्किंग है, आईसीआई का मॉडल सॉल्यूशन ही है जो मैं तुमको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर शायद आईसीआई ने इसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं दिया है, ठीक है। ये जो येलो फिगर हुए हुए ना, येलो फिगर, उनके लिए आईसीआई मार्क्स देगी। येलो का मतलब है आईसीआई उनके लिए मार्क्स देती है, तो ठीक है। ये आईसीआई ने यहाँ पे मार्क्स नहीं दिया, पर आईसीआई बहुत बार इनके मार्क्स देती है। तो कोई भी क्वेश्चन इंडेक्स वगैरह का शुरू करो, पहले इंडेक्स वगैरह के बारे में लिख के आ जाओ, कि इतना बड़ा नहीं लिखना, इतना बड़ा नहीं 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 नहीं, केवल 2-3 लाइन लिख लो। एज पर इंडेक्स 109, वो क्या बोलता है, वो प्रेजेंट वैल्यू निकालो, प्रेजेंट वैल्यू फेयर वैल्यू होती है, ऐसा से कुछ भी लिख के आ जाओ, काम खत्म, बस नॉर्मल ये निकाल लेना, ठीक है। अब ये देखो, अब उसके बाद अब आईसीआई क्या बोलता है, क्वेश्चन ने बोला था अब कि सबसे पहले करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ये बोला था, ठीक है। तो हर वर्किंग नोट के पॉइंट होते हैं, अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वर्किंग नोट सबसे पहले फेयर वैल्यू ऑफ लोन निकालना, ठीक है। आईसीआई ने बोला स्पेसिफिक कि हम आपको मार्क्स केवल इस अमाउंट के देंगे, मतलब आप यहाँ पर कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ करके आ गए ऊपर टेबल में, या आपने टेबल थोड़ी उल्टी फुल्टी भी बना लिया, आपने इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, आईसीआई बोलता है हमको उससे मतलब नहीं है, आपने बस ये वाला वर्किंग नोट बनाया है नहीं बनाया, बस वो देखेगी। खुद के फॉर्मेट में बनाया, खुद के फॉर्मेट में बनाया, उससे कोई दिक्कत नहीं है,
बस फाइनल अमाउंट उस वर्किंग नोट का ये आ गया नहीं आ गया, अगर ये आ गया तो आपको 1 से 2 मार्क्स इस चीज़ के मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको जब भी बनाना हो पहले आप फॉर्मेट बनाना प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू निकाल के फेयर वैल्यू निकालना, फटाफट बना देना, कोई जल्दी नहीं है, कोई सजाना नहीं है, कोई लाइनिंग वगैरह नहीं बनानी, लाइन ड्रॉ करने का टाइम नहीं है, उसके कोई मार्क्स नहीं है, राइटिंग खराब आई है उसके कोई मार्क्स नहीं है, बस फटाफट से एक तुमको फॉर्मेलिटी करके ये अमाउंट वहाँ पे लिखना है। कोई भी कैलकुलेशन दिमाग में मत करो, आईसीआई किसी भी कैलकुलेशन के स्टेप वाइज मार्किंग दे देती है। तुमको लग रहा होगा कि नहीं नहीं ये तो मैं मन से करके डायरेक्ट लिख देता हूँ, नहीं, तुमको लग रहा है उसका वर्किंग नोट बनाओ एक फटाफट से रफ वाला, आईसीआई आधी बार उनके भी मार्क्स मिल जाते हैं कि मतलब तुमको नहीं पता आईसीआई का एग्जामिनर को क्या इंस्ट्रक्शन है, किस वर्किंग नोट के क्या मार्क्स मिल जाए। ठीक है, अभी देखो उसके बाद ये कुछ तो कैलकुलेशन थी जो भी कि हाँ डीम्ड एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी निकलेगी, तो एम्प्लॉय कॉस्ट निकालने का 1 मार्क्स मिलेगा। अब उसके बाद लोन को अमोर्टाइज करना है, जब लोन को अमोर्टाइज करना है तो हर एक पॉइंट के मार्क्स मिलेंगे। 0.5 मार्क्स आईसीआई ने अलोकेट करे कि हर एक साल आपने अगर सही अमोर्टाइज करा है इसको तो आपको 0.5 0.5 0.5 0.5 ऐसे मार्क्स मिलेंगे। तो आपको 2 मार्क्स टोटल इस टेबल के मिलेंगे, 2 मार्क्स यहाँ पर इस टेबल के मिल रहे हैं। ठीक है, अब आई बात जर्नल एंट्री की, तो आप केवल जर्नल एंट्री करके आ जाते हैं ना तो इतने सारे मार्क्स तो आपके खत्म ही हो जाते हैं। ठीक है, तो अब जर्नल एंट्री की बात आई, अब हर एक जर्नल एंट्री के उन्होंने 1-1 मार्क्स दिए और साथ में इस नरेशन के लिए आईसीआई के एग्जामिनर के पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था कि नरेशन लिखना है या नहीं लिखना। तो तुम्हारे पास टाइम हो तो नरेशन लिख देना, नहीं टाइम हो तो मत लिखना, और कुछ भी लिख देना नरेशन में, अगर टाइम है तो कुछ भी लिख देना, स्पेसिफिक नरेशन समझते जमाने की जरूरत नहीं है, फटाफट लिख देना। ठीक है, तो बाकी इसका कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं था, मतलब मेरे हिसाब से इसके मार्क्स नहीं कटते अगर तुम नरेशन नहीं लिखते तो, क्योंकि आईसीआई ने अपने इंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं बोला था एग्जामिनर को इसके लिए। ठीक है, कम सबके 1-1 मार्क्स। फिर फाइनली बैलेंस शीट बनाने के 2 से 4 मार्क्स थे, 0.5 से 1 मार्क्स मिलते हैं हर एक लाइन आइटम के, हर एक लाइन आइटम के मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने ये दोनों गलत बनाए होते तो आपको 2 मार्क्स मिल जाते, 1 मार्क 1 मार्क। ठीक है, तो स्टेप वाइज मार्किंग है। अगर आपको लगता है पूरा क्वेश्चन नहीं आता है तो भी सॉल्व करो, जो जो सही है आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। और वर्किंग नोट के कितने सारे मार्क्स है आप ये देखो। ठीक है, तो केवल सॉल्यूशन नहीं करना, जो भी चीज़ें सारे वर्किंग नोट पूरे लिखने हैं वहाँ पर हर वर्किंग नोट का मार्क्स है। फाइनल सॉल्यूशन का तो आधी बार बहुत कम मार्क्स होते हैं, सॉल्यूशन के तो केवल 2-3 मार्क्स ही होते हैं, क्या फाइनल आंसर के 2-3 मार्क्स है, आधी बार वर्किंग नोट के 10 मार्क्स मिल जाते हैं। ये देख लो तुम्हारे सामने अभी, और ये आईसीआई का ही है भाई ये पूरा सॉल्यूशन, हमारा आईसीआई की ही मार्किंग पैटर्न है, बस मैं मेरे फॉर्मेट में जमा के लाया हूँ। और ये येलो येलो फिगर है उनके मार्क्स मिलेंगे तुमको। ठीक है, जहाँ जहाँ पर टेबल है और जो ऐसी बैलेंस शीट वगैरह उसमें हर एक आइटम के मार्क्स मिलेंगे, कि जो आइटम सही है उसके मिल जाएंगे, जो गलत है उसके नहीं मिलेंगे। ये देखो ऑलवेज जब भी आप तुम स्टार्ट करो तो इंडेक्स की पहले 2-3 लाइन लिख देना, और वर्किंग नोट के आधी बार ज़्यादा मार्क्स होते हैं। अब ये देखो एफएम या एसएफएम का क्वेश्चन है तुम्हारा, एफएम मतलब जो एएफएम हो गया अभी, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, मतलब सेम ही है तो नाम बदला है। अब ये देखो, तो यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या पूछा था, कैलकुलेट द रुपी रिक्वायरमेंट, रुपए की रिक्वायरमेंट बताओ इफ फॉरवर्ड कवर इज टेकन, कि अगर फॉरवर्ड कवर लिया तो रुपए की रिक्वायरमेंट बताओ। और दूसरा क्वेश्चन है कि एडवाइस करो क्या कंपनी को फॉरवर्ड कवर लेना चाहिए क्या। तो तुमको यहाँ पे तुमको क्या लगा, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, रुपी रिक्वायरमेंट लिखोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे पूरे। नीचे आओ देखो, तुमको निकालना था रुपी रिक्वायरमेंट, मतलब INR 13.89, ठीक है, पर आईसीआई ने केवल इसके 2 मार्क्स दिए। तुमने जो यूएसडी की कैलकुलेशन करोगे ना उस यूएसडी के भी 2 मार्क्स दिए। तो आईसीआई की भावनाओं पे मत जाओ, सब कुछ जो जो दिमाग में आ रहा है उतार के आ जाओ, इसके भी 2 मार्क्स आईसीआई दे रही है यहाँ पे। अगर तुम केवल रुपी निकाल के आते तो तुमको 2 मार्क्स ही मिलते, फिर तुम कॉपीज भेजते सबको, सर हमको केवल 2 ही मार्क्स क्यों दिए, हमने तो रुपी रिक्वायरमेंट निकाली। भाई आईसीआई पागल है इसलिए दिए, माना उसने केवल तुमसे रुपी रिक्वायरमेंट पूछी है, पर तुम्हारे जो जो तुम कैलकुलेशन कर रहे हो वहाँ पे लिख के आओ, वहाँ पे लिख के आओ। और जो भी तुम्हारा फाइनल आंसर है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में उसको गोला मार के आओ, सही में पूरा गोला मार के आओ, उसको तुमको दिखाना है उस अंधे को, एग्जामिनर को कॉपी चेक करते वक्त, अब भाई ये देख ले तू, ये मैंने आंसर निकाला है, देख ले भाई तू देख ले। जहाँ जहाँ तुमको वर्किंग नोट निकाल रहे हो, तुमको लग रहा है ये अमाउंट इंपॉर्टेंट है, तुमने निकाला है, चाहे आईसीआई ने नहीं पूछा है, गोला मार लो कि भाई ये देख मैंने ये भी निकाला है, मैंने ये भी निकाला। और फाइनल आंसर को तो खास करके गोला मार के आना कि भाई ये देख मैंने निकाल दिया। तो उसको अगर अंधे को दिख गया कि अच्छा इसने ये निकाला तुमने ये निकाला, तो मार्क्स मतलब मॉडल सोल्यूशन में ये तुमने भी वही निकाला, मार्क्स फिर मिल जाएंगे। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ सुबह 500 से 600 कॉपी होती है, मैंने कॉपी चेक होते हुए देखिए भाई, यू फटाफट होती है, मैच हो रहा है मैच हो रहा है, ढूंढते नहीं है कि कहाँ निकाला है, जल्दी जल्दी होती है सब कुछ वहाँ पे भाई, बहुत खराब चलता है हाल ऐसे। तो ये चीज़ उनको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब ये देख लो, तुमने शायद रुपये रिक्वायरमेंट पूछा, फिर भी तुमको प्रिंसिपल अमाउंट ये यूएसडी में भी निकालना और ये भी निकालना है जो भी तुमने कैलकुलेशन करी। फिर एडवाइस करो क्या कंपनी को फॉरवर्ड कवर लेना चाहिए, अब ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो एडवाइस में तुमको थ्योरी लिखनी चाहिए थी, ये देखो, यस द कंपनी शुड टेक द फॉरवर्ड कवर,
इसका केवल 1 मार्क्स मिलता। अगर तुम केवल एडवाइस डायरेक्ट करके आ जाते ना, इसका 1 मार्क मिलता 4 मार्क्स में से। तुमको पूरी कैलकुलेशन दिखानी थी कि पहले तुमने ये कैलकुलेशन करी, फिर तुमने कुछ यहाँ पे ये लिखा जो भी आईसीआई ने लिखा है, द कंपनी शुड टेक द फॉरवर्ड कवर क्योंकि ऐसा ऐसा हुआ, स्पॉट रेट ये, इसका 1 मार्क्स मिला। फिर उसके बाद 1 मार्क्स मिला, ये कोई तो रेट निकाली, अभी मैं इसमें नहीं जाऊँगा, मतलब तो मतलब जो भी कैलकुलेशन करी तुमने, ठीक है ना, वो पूरी कैलकुलेशन लिख के आते तुम, तो 1 2 3 4 ऐसे 1 मार्क्स मिलता। बाकी आईसीआई ने पूछा क्या था? पूछा तो केवल ये था कि वेदर द कंपनी शुड टेक फॉरवर्ड कवर। तो वहाँ पे तुम अगर डायरेक्ट आंसर लिख के आ जाते यस कंपनी शुड टेक फॉरवर्ड कवर, इसका 1 ही मार्क्स मिलता। तो पूरी कैलकुलेशन एक्सप्लेन करके आनी है, सबके स्टेप वाइज मार्क मिलेंगे तुम्हें। समझ गए अब न्यूमेरिकल में कैसे देना है? सर ये हो गया, ठीक है। तो ऑलवेज कंप्लीट कैलकुलेशन हर एक चीज़ की करना, माइंड में कोई भी कैलकुलेशन मत करना, और एंड में जो भी कुछ एडवाइस पूछे तो थ्योरी लिख के आ जाना। जैसे अब इसने एडवाइस पूछी थी ना कि उसको लेना है या नहीं लेना है फॉरवर्ड कवर, तो वो थ्योरी लिख के आ जाना, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं सर? डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जो उनके पास जो मॉडल सॉल्यूशन आता है वो ऐसा आता है, ये लिखा हुआ ऐसा होता है उनके पास मॉडल सॉल्यूशन। ये देखो, मतलब ये तो नॉर्मली है वैसे। सबसे पहले जनरली वो क्या करते हैं, मतलब इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे जैसे तुमको, कि सबसे पहले वो क्या करते हैं, उनके पास जो मॉडल सॉल्यूशन होता है, जैसे पीजीबीपी का टोटल इनकम का क्वेश्चन है, तो वो जितने भी ऐड होने वाले आइटम होते हैं वो पहले एक साथ ऐड करते थे, लेस होने वाले आइटम एक साथ लेस करते हैं। कोशिश करना ऐसे ही करो। हालांकि उससे मार्क्स नहीं कटेंगे, पहले तुमने प्लस कर लिया फिर माइनस कर लिया, प्लस कर लिया माइनस, उससे मार्क्स नहीं कटेंगे। पर दिक्कत ये होगी अगर उस महाराज को जिसकी आंखें थोड़ी कमजोर है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, वो कहीं कंफ्यूज हो गया ना कि मैच करने में, क्योंकि 15-20 एडजस्टमेंट होते हैं, वो कंफ्यूज हो गया कि इसने कोई ऐड करा माइनस करना भूल गया, ऐसा कंफ्यूज हो गया, तो वो एडजस्टमेंट उससे गलती से मिस हो जाएगा और तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे, उसकी गलती की वजह से तुम भुगतोगे। तो इसलिए कोशिश करो उस महाराज के लिए जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उसके लिए काम तुम ईजी कर दो, उसके लिए काम ईजी कर दो, सारे ऐड वाले एक साथ लिख दो, माइनस वाले बाद में लिख दो, ताकि उसके जैसा उसको ईजी, उसके लिए ईजी हो जाएगा कि हाँ सारे ऐड वाले एक साथ है, माइनस वाले एक साथ है, तो उसके पास भी सॉल्यूशन ऐसा ही होगा। तो कोशिश करना ऐसे कर दो। दूसरा, हर एडजस्टमेंट के बाद तुमको एक एक्सप्लेनेशन देनी है, यहाँ पर ही दे देना, तुमको नीचे नोट में देने की जरूरत नहीं है एक्सप्लेनेशन। कुछ लोग करते हैं कि वर्किंग नोट 1 बनाते हैं, नीचे फिर वर्किंग नोट में देते हैं, दे सकते हो तुम वैसे भी, कोई दिक्कत नहीं, पर उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। और साथ में जो एग्जामिनर के पास जो होता है ना मॉडल पेपर, उसमें यहाँ पर ही एडजस्टमेंट दी हुई होती है, जैसे ये एडजस्टमेंट करी वहाँ पे उसके नीचे एक्सप्लेनेशन दे दी। जैसे कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तुमने प्लस माइनस करा, प्लस करा तो क्यों करा, एक्सप्लेनेशन देना कंपलसरी है, और यहीं पे ही दे देना तो ज़्यादा बेटर है, हमेशा कंपलसरी है। ऑलवेज राइट द एक्सप्लेनेशन फॉर एवरी एडजस्टमेंट, ठीक है ना। ये देखो, और कभी तुमने गलती से कभी गलत एक्सप्लेनेशन लिख दी ना, तो आधी बार उसके भी मार्क्स कट जाते हैं, कि तुमने माना इसको प्लस ही करना था, इसको प्लस ही करा, पर तुमने अगर एक्सप्लेनेशन गलत लिख दी ना, तो उसके मार्क्स काट लेते हैं ऐसे एग्जाम में, उनके पास इंस्ट्रक्शन होते हैं इस चीज़ की। तो सही एक्सप्लेनेशन लिख के आना, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है याद से। और इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, तुम 1-2 लाइन के लिख के आ जाना, बस रिलेवेंट बातें लिख देना उसमें, चलेगा, 1-2 लाइन के चलेगा। हर एक पॉइंट के स्टेप वाइज मार्किंग होती है, अब ये तो तुमको पता ही है कि ये तुमने सही करा तो 1 मार्क, इसका 1 मार्क, इसका 1 मार्क है, 1-2 मार्क, 1-2 मार्क जो भी है, ठीक है। तो चाहे तुम्हारा फाइनल आंसर गलत है, पर तुम ऊपर के एडजस्टमेंट सही कर रहे हो, ये सही करा, ये सही करा, ये सही करा, फाइनल आंसर गलत है, तो इसके मार्क्स तो तुमको मिल ही जाएंगे। फाइनल आंसर की चिंता मत करो, फाइनल आंसर केवल 1 या 2 मार्क्स ही होंगे, हर एडजस्टमेंट के मार्क्स मिल जाएंगे तुमको, उसकी टेंशन मत लेना। साथ में सेक्शन नंबर कोट करना कभी कंपलसरी नहीं होता, सेक्शन नंबर इज नॉट कंपलसरी, तुम बिना सेक्शन नंबर कोट करके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर तुमने गलती से गलत सेक्शन नंबर कोट कर दिया ना, गलत सेक्शन नंबर कोट कर दिया, तो वहां पे मार्क्स 0 हो जाएंगे, चाहे तुमने अमाउंट सही लिखा है, सब कुछ सही लिखा है, गलत सेक्शन नंबर कोट करते तुम्हारे मार्क्स 0 हो जाएंगे। तो चाहे तुम सेक्शन नंबर कोट मत करो चलेगा, पर गलत मत करना, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। फिर उसके बाद सारे नेगेटिव वाले पॉइंट एक साथ लिखने हैं। अब ये देखो, मैंने यही बोला कि इसके जो होते हैं ना फाइनल आंसर के, इस फाइनल आंसर के 1 या 2 मार्क्स होते हैं, तो इवन फाइनल आंसर गलत हुआ तो भी तुमको ऊपर के एडजस्टमेंट जो जो सही है उसके तुमको मार्क्स मिलते रहेंगे उसके हिसाब से, ठीक है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, हमेशा क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते डायरेक्ट टैक्स का, कभी कभार वो टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोलता, वो टोटल टैक्स कैलकुलेट करने के लिए बोलता है। तो कुछ बच्चे टैक्स पेबल तो कैलकुलेट करके आना भूल जाते हैं, तो टैक्स पेबल फॉरगॉट मत होना, कैलकुलेट करना। फाइनल टैक्स पेबल के इसके भी मार्क्स होते हैं। और जो तुम राउंड ऑफ करते हो ना, राउंड ऑफ सेक्शन भी लगता है, कौन सा लगता है, जो भी सेक्शन नंबर इसका राउंड ऑफ भी होता है, तो वो राउंड ऑफ करके आना, 2 रुपये को कम करके आना, उसके भी मार्क्स मिलते हैं कि हाँ फाइनल टैक्स ये हुआ कि ये 2 रुपये, यहाँ पे 22 था, यहाँ पे 20 है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के मार्क्स होते हैं भाई इनके आईसीए के। वो ये कि यहाँ ऊपर जैसा ये सेम तरह का क्वेश्चन है, इसको क्या एक्सप्लेन करूँ मैं तुमको, ठीक है। तो टीडीएस टीडीएस है सर क्वेश्चन,
टीडीएस टीसीएस या जो भी रिलेवेंट प्रोविजन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, बच्चे क्या करते हैं, मैं तुमको सर्टिफाइड कॉपीज एनालिसिस बताऊंगा मैं तुमको, तो कभी भी तुमको उसका आंसर लिखना है ना, सबसे पहले टीडीएस का प्रोविजन और सेक्शन नंबर बताओ। हाँ, टीडीएस के सेक्शन नंबर के मार्क्स मिलते हैं। टीडीएस हो गया, प्रोफेशनल एथिक्स है तो अपना ऑडिट में उसमें प्रोफेशनल एथिक्स हो गया, कारो हो गया, इनके मार्क्स मिलते हैं। तो टीडीएस के नंबर, सेक्शन नंबर आपको लिखना पड़ेगा, उसका एक आधा मार्क्स मिलेगा, और आपको पूरा वो सेक्शन पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पूरा सेक्शन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अभी मैं तुमको एक कॉपी दिखाऊंगा सर्टिफाइड नोटबुक, उसने पता है क्या करा, वहां पर पूछा था कि इसको यहाँ पे टीडीएस काटना है नहीं काटना और कितना काटना है, तो उसने केवल बता दिया हाँ काटना है और अमाउंट लिख दिया कि इतना काटना है। उससे मार्क्स उसको केवल 1 या 2 मिला, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। भाई तुमको सबसे पहले वो सेक्शन एक्सप्लेन करना है कि कौन सा सेक्शन लगेगा, क्या लगेगा, पहले वो प्रोविजन एक्सप्लेन करो, उसके बाद सबसे पहले वो टीडीएस का सेक्शन एक्सप्लेन करो कि कौन सा टीडीएस का सेक्शन है। उसके बाद गिवन केस को बताओ कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन लिख के आ जाओ कि क्वेश्चन ऐसा ऐसा बोल रहा है, उसका ये एक्सप्लेनेशन है। अब फिर तुम फाइनल कैलकुलेशन पे आओ, अब फाइनल कैलकुलेशन पे आओ और अमाउंट बताओ, और फाइनल जो भी तुम्हारा अमाउंट आ रहा है उसको सर्कल मार देना, ठीक है। तो पहले तुमको सेक्शन बताना है, फिर तुमको बताना है कि उसको काटना है नहीं काटना चाहिए, गिवन केस बताओ, फिर उसके बाद तुमको कैलकुलेशन पे आना है। ये पूरी चीज़ें तुमको करनी है। गिवन, बच्चे स्टार्टिंग का सेक्शन लिखना ही भूल जाते हैं, वो सेक्शन एक्सप्लेन ही नहीं करके आते हैं, और फिर फाइनल आंसर को गोला मार देना, देख ले भाई मेरे अंधे कि मैंने यहाँ पे निकाल लिए तेरे आंसर। सेम जीएसटी के केस में भी ऐसे ही, जीएसटी अगर तुम करोगे तो जीएसटी के अंदर भी जैसे मैंने तुमको बताया ना ऊपर कि जैसे हर एक एडजस्टमेंट लिखना है, उसके नीचे हर एक एडजस्टमेंट के नीचे उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है, सेम वैसा ही कोई भी एडजस्टमेंट करा उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है, सेम वैसा ही, ठीक है ना। अब ये देखो, अभी क्वेश्चन देखना, यहाँ पर इसने क्या पूछा, एक कंपोजिट सप्लायर का क्वेश्चन था। यहाँ पे इसने पूछा है कंप्यूट द टैक्स पेबल, टैक्स पेबल, तो तुम क्या करोगे, टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट करके आ जाते हैं। पर आईसीआई बड़ा ही मतलब बच्चों पे जुर्म कर रहा है, तुमने टैक्स पेबल तो लिखना है पर पहले पूरा सेक्शन एक्सप्लेन करके आना है, मतलब सेक्शन नंबर नहीं पर वो सेक्शन एक्सप्लेन करना है, तो उस सेक्शन के भी मार्क्स मिलेंगे। अगर तुमने केवल टैक्स कैलकुलेट कर दिए तो उसके पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये देखो, ये देखो, तुम टैक्स पेबल तो क्या हुआ, टैक्स पेबल तो तुम इतना करके आ जाते, चल जाता, पर यहाँ पर आईसीआई ने पूरा पहले सेक्शन एक्सप्लेन करा है कि ऐसा 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 एक्सप्लेन प्रोविजन, उसके बाद न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करिए, तो तुमको प्रोविजन के भी मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर, ये चीज ध्यान रखना, समझे। तो यहाँ पे चाहे उसने पूछा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, पर तुमको पूरा प्रोविजन हमेशा एक्सप्लेन करके आना है, मैंने तुमको बता दी। तो सर ये गलतियां करती है, और मैं बोला है ये बच्चों में तुमको प्रोवाइड करा दूंगा ये टेलीग्राम चैनल या पीडब्ल्यू ऐप वगैरह पे। अब तुम आओ कॉमन प्रेजेंटेशन मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं उस पे आओ। ये देखो, ये कोई क्वेश्चन था, ये कोई क्वेश्चन था कि टीडीएस डिडक्ट करना है नहीं करना, ठीक है ना, मैं क्वेश्चन पे नहीं जा रहा, आंसर देखो तुम तो। ये देखो, विथ होल्डिंग टैक्स हर्षित को डिडक्ट करना है, डायरेक्ट उसने बता दिया कि 194H के हिसाब से 5% डिडक्ट करना है और इसका ये अमाउंट बन गया, उसने डायरेक्ट अमाउंट कैलकुलेट कर दिया। मैंने क्या बताया था, उसको कितने मार्क्स मिले, 0.5, ठीक है, उसको 0.5 मिले। अब दूसरे बच्चे की कॉपी पे आओ, सेम क्वेश्चन, ये देखो, ये दूसरे बच्चे की क्वेश्चन, एज पर सेक्शन 194H, पहले सेक्शन एक्सप्लेन करा कि कमीशन की रेट वगैरह क्या होती है, वो सब एक्सप्लेन करा, ठीक है। अगर अमाउंट एक्सीड हुआ तो काटना है, इसके उसको देखो, उसको 0.5 मिले, इस बंदे को इसको यहाँ पे 1.5 मिले, क्यों मिले, इसने पूरा सेक्शन एक्सप्लेन करा कि कब क्या होता है। उसके बाद सेक्शन एक्सप्लेन के बाद तुमको बताना है कि इतना अमाउंट बन रहा है, उसको डिडक्ट करना है नहीं करना। तुम हवा में लिख के आ जाते हो सब कुछ बिना कुछ एक्सप्लेन करे, तो मैंने बताया उस फॉर्मेट में आंसर देने। राइटिंग देखो हद से ज़्यादा गंदी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइटिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अंडरलाइन करके आया यहाँ पे बंदा, ये देखो तुमको दिख रहा है अंडरलाइन करके आया, अंडरलाइन तुम भी अंडरलाइन करना। और ये देखो, मैंने बोला फाइनल मार्क्स को गोला मार के आना, ये बंदा गोला भी मार के आया। तो तुमको यही हरकतें करनी है एग्जाम में, समझे। और कितना पॉइंटर वाइज लिखा है, मैंने तुमको ये बोला रैंकर की कॉपी एक, ये देखो कितने पॉइंटर वाइज लिखा है, ये 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट, ये पॉइंट, जो मैंने तुमको बताया वैसे लिखना है, रैंकर की कॉपी है, समझे। ये देखो अभी किसने पता नहीं कैसा आंसर प्रेजेंट कराएगा, उस पर नहीं जा रहा, ना तो कोई एक्ट का नाम लिखा है, ना कुछ अंडरलाइन करिए, देखो चीज़ें, ना कुछ अंडरलाइन करिए, ना कि गोला मारा है। भाई वो बंदा जो पढ़ने वाला है ना, वो समझेगा ही नहीं, वो एक एक चीज़ें पढ़ेगा ही नहीं इतना। तुमको जो भी चीज़ यहाँ पर काम की थी उस पर गोला मार देना था, अंडरलाइन कर लेनी थी कि ये वाला अंडरलाइन करो, ये अंडरलाइन, वो केवल अंडरलाइन वाली चीज़ें पढ़ेगा, उस पर इतना टाइम नहीं, वो सब कुछ पढ़ने बैठे, समझो मेरी बात, इतना मत कैसे कॉपी मत प्रेजेंट करो। बाकी मैंने तुमको बता दिया, कोई भी इंडेक्स का क्वेश्चन हो हमेशा पहले इंडेक्स नेम नंबर बताना, और डीटीआईडी के क्वेश्चन में मैंने तुमको बता दिया वर्किंग नोट तुमको कैसे देना है। ये देखो, अब ये एक रैंकर की कॉपी है, उसने भी ऐसे ही प्रेजेंट करा जैसे मैंने तुमको बोला, पहले सारे आइटम ऐड करे हुए, फिर हर एक सेक्शन के नीचे उसने पहले अपना एक्सप्लेनेशन लिखा, इतना बड़ा नहीं लिखो तो भी चलेगा।
ये देखो सेम जैसे मैंने तुमको बताया वैसे वगैरह करना है, तो उसके बाद मार्क्स मिलते हैं भाई। अब ये तो कोई एडजस्टमेंट गलत हो गया इस वजह से 0 मिलेगा, तो गलत ही हो गया तो उसका क्या ही करेगा कोई इंसान। फिर साथ में मैंने कहा कि स्टॉप डूइंग कैलकुलेशन इन माइंड। क्यों सर? अब ये देखो, किस प्राइस पे शेयर बायबैक करना था और नंबर ऑफ शेयर कितने खरीदने थे और ईपीएस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखो, ये एक बच्चे की कॉपी है, ये इस बच्चे की कॉपी है। तो इस बच्चे ने निकाला यहाँ पर, इसको कितने मार्क्स मिले? 3 और 1 4 मार्क्स मिले, 3 और 1 4 मार्क्स मिले। इसने ये निकाला, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया। ठीक है, इसने आंसर सही निकाला है यहाँ पर, इसने यहाँ पे आंसर सही निकाला, इसको 3 मार्क्स मिले और इसका 1 मार्क्स मिला, 4 मार्क्स मिले। तो जो जो क्वेश्चन ने पूछा था, ये देखो इसका 26, उसको क्या पहला क्वेश्चन क्या था, ये देखो नंबर ऑफ शेयर, नहीं प्राइस एट विच शेयर, कितने प्राइस पे बाय करने और कितने नंबर ऑफ शेयर बाय करने और ईपीएस पे क्या इंपैक्ट है। प्राइस, नंबर और ईपीएस पे इंपैक्ट। इसने प्राइस बिल्कुल सही निकाली है, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर बिल्कुल सही निकाला। यहाँ पे इसका गलत हो गया होगा, जो भी है ठीक है वो चलेगा, पर ये ठीक है, इसने ये निकाला। इसने कोई वर्किंग नोट नहीं बनाया। ये एक बच्चे की कॉपी है जिसको 3 नंबर और 1 नंबर इसके मिले। अब दूसरे नंबर पे आओ जिसको पूरे के पूरे 8 मार्क्स मिले। क्यों मिले सर? ये देखो कैलकुलेशन देखो तुम, पूरी की पूरी कैलकुलेशन मिली, तो इसके 3 मार्क्स मिले, इसको मिले, ठीक है उसको भी मिले थे। अब ये इसका यहाँ पर देखो, अब ये नंबर ऑफ शेयर ये इसके मिले। फिर उसके बाद वहाँ पर उसको केवल 1 मार्क्स जो यहाँ पर मिला था, इसको यहाँ पर पूरे मार्क्स मिले। क्यों मिले सर? मैंने बोला स्टॉप डूइंग कैलकुलेशन इज माइंड। वहाँ पर निकालना क्या था लास्ट क्वेश्चन, कि इम्पैक्ट क्या होगा बायबैक का ईपीएस पे, ईपीएस पे क्या इम्पैक्ट होगा, केवल इतना बताना था। तो फाइनल आंसर क्या होता है, ईपीएस पे क्या इम्पैक्ट होगा उसका, ईपीएस पे क्या इम्पैक्ट होगा उसका, फाइनल आंसर ये होना था। ठीक है, तो मतलब उसका 1 मार्क्स मिला। पर नहीं सर, आपको पहले पुराना वाला ईपीएस कितना है, नंबर ऑफ शेयर कितना है वो भी निकालने थे, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कितने होंगे बायबैक के बाद, फिर उसके बाद पर शेयर की वैल्यू क्या होगी वो भी निकालना था, फिर उसके बाद ईपीएस का इम्पैक्ट बताओ। तो निकालना, आईसीआई ने बोला था केवल ये निकालना है, पर इसका केवल 1 ही मार्क्स दिया इस निकालने का। उसके पहले की जो कैलकुलेशन है इसके देखो, इसका 1 मार्क्स दिया, इसके 2 मार्क्स दिया। समझे? तो ये सारा तुमको ये इस तरह से कोई भी कैलकुलेशन दिमाग में नहीं करनी, तुमको सब लिख के आना, ऐसे किसी के भी मार्क्स दे देगा। ये तो सर्टिफाइड नोटबुक से, तुम बोलोगे सर पहले मैं बता रहा था जब तुम मान नहीं रहते सजेस्टेड आंसर से, ये तो सर्टिफाइड कॉपी से, जो सर्टिफाइड कॉपीज में मार्क्स मिले। तो भाई ऐसे ही एलोकेट होते हैं हमेशा मार्क्स, तभी तो मैंने आपको वो सर्टिफाइड नोटबुक्स बताई, मतलब वो भी सर्टिफाइड नोटबुक और मॉडल सोल्यूशन बताया। ठीक है, अब एक बार मैं तुमको कुछ एग्जाम टिप्स जो सब मैंने बता दिए, वैसे एक बार मैं समराइज करके कुछ बता देता हूँ वापस से फाइनली, कि सर तुमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फटाफट समराइज कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। हाँ, जो भी आंसर तुम बताओ पैराग्राफ में मत लिखना, पॉइंटर फॉर्मेट में ही लिखना। मैंने तुमको बता दिया सर्टिफाइड नोटबुक के साथ साथ बताया मैंने तुमको, ठीक है ना। हर एक आंसर को फाइनली उसको हाईलाइट करके आना है, तो उसको सर्कल मार के आना, डबल अंडरलाइन करके आना, ठीक है। कोई भी नया क्वेश्चन आए तो उसको हमेशा नए पेज से शुरू करके आओ। भाई तुम्हारे रुपए नहीं लग रहे नोटबुक के, कोई भी नया क्वेश्चन उसको नए पेज से करो, ताकि गलती से वो क्वेश्चन मिस ना हो जाए। तुमने अगर साथ साथ घुसा दिया ना उस क्वेश्चन को, वो गलती से क्वेश्चन मिस हो जाएगा, वो बंदा चेक नहीं कर पाएगा, उसको पता ही नहीं पड़ेगा। तो उसको अच्छे से नए क्वेश्चन को हिट करके आओ कि भाई देख मैंने नया क्वेश्चन शुरू कर दिया, उसको पता पड़े। थ्योरी सब्जेक्ट में केवल हेड पॉइंट और कीवर्ड याद करने की जरूरत है। मैंने तुमको बता दिया ना, जो उसके पास मॉडल सॉल्यूशन आता है उसमें कीवर्ड हाईलाइटेड होते हैं, तो तुमको केवल कीवर्ड लिखने के मार्क्स मिल जाएंगे। सेक्शन नंबर के कोई मार्क्स नहीं होते, पर प्रोफेशनल एथिक्स के क्लोज नंबर के मार्क्स होते हैं, ठीक है, इस पर मत जाओ भी, ठीक है। मैंने बोला कि कितने पॉइंट याद करने, मैक्सिमम किसी भी सब्जेक्ट के केवल 6 से 8 पॉइंट याद करने, मतलब 6 भी ज़्यादा लिख दिया, 5 से 6 पॉइंट याद करने, मैक्सिमम 5 मार्क्स ही होते हैं एक क्वेश्चन के, ठीक है, और 1 पॉइंट का 1 मार्क्स मिल जाता है। तो तुमको इतना ही लिखना, बाकी बर्डन में मत आना, इतना याद मत करना। पर हाँ, पढ़ना सारे पॉइंट, क्योंकि एमसीक्यू में कोई भी पॉइंट पूछ सकता है। और बाकी कुछ टिप्स है कि हमेशा जो ना क्वेश्चन करो, वो क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा कंपलसरी होता है। तो तुम्हारे पास जो 15 मिनट मिले ना क्वेश्चन पढ़ने के, कॉपी पढ़ने के, तो 15 मिनट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 मत पढ़ना, वो तो क्योंकि बाद में पढ़ना ही पढ़ना है, वो तो कंपलसरी, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। तुम पहले के बाकी क्वेश्चन सारे पढ़ो और उसमें से देखो कौन सा स्किप करना है वो पढ़ो। और हमेशा मैं क्या करता था, मैं रिवर्स ऑर्डर के अंदर क्वेश्चन हमेशा शुरू करता था, रिवर्स ऑर्डर के अंदर। उससे क्या फायदा होता था, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा ट्रिकी होता है, जनरली मैंने हर बार यही ऑब्जर्व करा है। सर देखो मेरे ना ऑल इंडिया रैंक्स आई हुई है, साथ में मेरे हमारे टाइम पे 8 पेपर्स होते थे, 8 पेपर में से मेरे 7 पेपर्स में एग्जाम्शन है। सर एक किस में नहीं आई, वो एक एसएमपी होता है गंदा सा पेपर, उसमें नहीं आई थी। मैं पढ़ के गया था प्रैक्टिकल, आईसीआई ने पूछ लिया थ्योरी, इसलिए नहीं आई भाई, और तो कुछ नहीं, ठीक है। तो मैंने कुछ तो करा होगा ना, वो चीज़ फॉलो कर लो तुम अगर हो सके तो। रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन पढ़ना, जब भी क्वेश्चन पेपर आए 6 नंबर से 6 क्वेश्चन से शुरू करना, कंपेरेटिवली वो ईजी होता है, जनरली मेरा ऑब्जर्वेशन है ये। हर आंसर लिखते हुए प्रॉपर स्पेसिंग दो, तुम्हारी कॉपी नहीं है
आराम से जगह दे दे के लिखो ताकि सामने वाले को समझ में आए। चाहे तुम्हारी राइटिंग गंदी है तो जगह दे दे के एक दो लाइनें छोड़ छोड़ के लिखो। जो भी कैलकुलेशन तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रही है उसको सर्कल करो, मैंने बोला बहुत बार। कोई भी आंसर जब तक कट मत करना, जब तक तुम्हें लग रहा है कोई आंसर गलत हो गया, तुम नया कर रहे हो, उस आंसर को जब तक कट मत करो जब तक तुम नया पहले सॉल्व नहीं कर लो। पता चला तुमने नया सॉल्व नहीं कर पाया, टाइम हो गया और पुराना वाला भी काट दिया, कम से कम पुराना वाले के 1-2 मार्क्स तो मिल जाएंगे। लाइन टेबल वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती, मैंने बता दिया। लाइन टेबल बनाने की इच्छा हो तो बनाओ, वरना मत बनाओ। यही सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी लगभग सेम ही टिप्स है जो मैंने आपको भी बता दी ऑलरेडी। सब कुछ सेम ही पॉइंट है, बस हाँ यही है कि कभी भी कोई भी कैलकुलेशन माइंड में मत करो, सब वहाँ पर लिख के आओ। मैंने क्योंकि बता दिया तुमको, क्योंकि हर एक कोई भी कैलकुलेशन के ऐसे ही कुछ भी मार्क्स दे देती है आदि। और जो भी तुम अगर टैक्सेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो पहले थ्योरी याद रख के सेक्शन वाली थ्योरी पूरी लिखना, उसके बाद फाइनल कंक्लूजन के अंदर आना, ठीक है। वर्किंग नोट के आधी बार ज़्यादा मार्क्स होते हैं तो वर्किंग नोट बनाना और कोशिश करना आईसीआई के फॉर्मेट के हिसाब से बनाओ। इंडेज का क्वेश्चन है तो स्टार्टिंग के 2-3 लाइन इंडेज के लिखना, वर्किंग नोट अच्छे से बना के लाना। और पहले वो क्वेश्चन करो जिसमें तुम पहले बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, ताकि तुम्हारे एक बार पासिंग मार्क्स तय हो जाए, उसके बाद बाकी क्वेश्चन से खोलो खेलो। डन सर, तो अपने मेन ये सारे हो गए, ये मैं आपको पीडीएफ शेयर करवा दूंगा, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, बाकी तो चलो टाटा बाय बाय, सी यू।